अपने प्रजापति समाज में तरह तरह के संगठन बने हुए हैं, वो भी सामाजिक संगठन। पहले तो हम सबको यह जानना अति आवश्यक है कि संगठन कितने प्रकार का होता है और कौन सा संगठन बनाने से समाज का विकास होगा और कौन सा संगठन बनाने से समाज का विकास कतई नहीं होगा। देखिए, संगठन 4 प्रकार का होता है। पहला सामाजिक संगठन, दूसरा धार्मिक संगठन, तीसरा आर्थिक संगठन, चौथा राजनैतिक संगठन। अब इन संगठनों के विषय में आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि इन संगठन को बनाने से समाज को क्या लाभ है और क्या हानि है। तो सामाजिक संगठन आप देख रहे होंगे कि हर जिले में, हर विधानसभा में, यहाँ तक कि प्रदेश स्तर पर भी बने हुए हैं। आपने सुना होगा प्रजापति महासभा, अखिल भारतीय महासभा, युवा संगठन शक्ति, हीरोज ऑर्गेनाइजेशन और न जाने कितने हैं, नाम सबका गिनाना असंभव है क्योंकि हजारों नाम है। फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप जब भी खोलेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको जोड़ लेगा अपने सामाजिक संगठन में। संगठन मतलब संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के मतलब नाम अलग अलग लोगों ने रख लिए हैं। तो ये हो गया सामाजिक संगठन के विषय में। अब धार्मिक संगठन बाबा लोग चलाते हैं। आपने सुना होगा बाबा हरदेव प्रसाद, आसाराम बापू, बाबा रामदेव, हालांकि वो अब बिजनेसमैन बन गए, जय गुरुदेव जी, से तमाम बाबा लोग आए। आर्थिक संगठन पूंजीपतियों का संगठन होता है, उद्योगपतियों का। आम इंसान के बस की बाहर की बात है, वो नहीं बना सकता क्योंकि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने में, बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यहाँ हर एक आदमी रोज कुआं खोद रहा है और रोज पानी पी रहा है, तो आर्थिक संगठन उसके बस का नहीं है तो बना सके। अब आता है राजनीतिक संगठन। ये 4 प्रकार के संगठन है। अब हमारा सवाल आपके समक्ष ये है, इन चारों में से कौन सा संगठन हरिजन समाज में बनाया, कौन सा संगठन यादव समाज में बनाया, कौन सा संगठन पटेल समाज में बनाया, राजभर समाज में बनाया, मौर्य समाज में बनाया। इन्हीं हर जात के लोगों ने वह एक संगठन बना लिया जिसकी वजह से उनकी राजनीति में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी हो रही है। और हमारा प्रजापति समाज ऐसा कौन सा संगठन बना रहा है जिसकी वजह से न उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी हो पा रही है, न सत्ता के करीबी कोई पहुंच है, कोई ऐसी पैठ है। हमारा सवाल जो है यही है कि यादव और हरिजन ने जो संगठन बनाया उसी संगठन को तो हम लोग को भी तो बनाना चाहिए। लेकिन हमारे लोग जब भी बनाते हैं तो सामाजिक संगठन बनाते हैं और इतना अच्छा इस संगठन के पीछे पर्दा लगा लिया है हम लोगों ने कि आप इन पे उंगली नहीं उठा सकते कि आप गलत कर रहे हैं। आपने कह दिया तो समझ लीजिए कि आपसे बुरा कोई नहीं। शिक्षा के नाम पे, प्रतियोगिता के नाम पे, पुरस्कार के नाम पर ये एक भीड़ जुटाते हैं और गांव के टाट भाग से शुरू करते हैं और जिले स्तर पर पहुंचते पहुंचते संगठनों का दम घुटने लगता है। इसी में से टूट करके करने दूसरे नाम से संगठन बना ले रहा है, उसका अध्यक्ष बन जा रहा है, वही काम वो भी करने लग रहा है। कोई गाड़ी में कंबल बांट रहा है 10-20, तो कोई गई महिला की शादी में कुछ योगदान सहयोग कर रहा है, कोई किसी समस्या को लेकर डीएम एसपी को ज्ञापन दे रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई जाके समाज की समस्या को सुलझाने की बात कर रहा है। इसलिए आप उंगली नहीं उठा सकते। मैं भी उंगली नहीं उठा रहा हूं साथियों। मेरा सवाल सिर्फ वही है कि यादव और हरिजन, पटेल, मौर्य, राजभर ने ऐसा कौन सा संगठन बनाया इन चारों में से कि उसका विकास हो रहा है और हमारा प्रजापति समाज विकास की तरफ अग्रसर तक नहीं है। शिक्षा के नाम पे सब कुछ यहाँ दिखाया जा रहा है, कोई किताब कॉपी बांट रहा है, तो कोई पुरस्कार बांट रहा है, तो कोई मुख्य अतिथि बनकर के आ रहा है। और अक्सर इस मंच पे जब भी कार्यक्रम लगता है सामाजिक संगठन के नाम पर, फला संगठन का आज कार्यक्रम है, फला जगह प्रजापति लोग इकट्ठा हों, प्रजापति लोग वहां इकट्ठा होते हैं जरूर, लेकिन मुख्य अतिथि जो होता है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का विधायक होता है, सांसद होता है, या अपने समाज का कोई सर्वोच्च जो अधिकारी है वो आ जाता है माला पहन करके बहुत खुश होता है, 10-20 हजार रुपए अपने जेब से खर्च करता है अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, और उसके बाद वो चला जाता है। फिर अगले साल 6 महीने बाद कोई एक और कार्यक्रम रख लिया जाता है। इस तरह से हर जिले में हो रहा है। गरीब महिला की शादी पड़ी है, उसके दरवाजे लोग पहुंच जाएंगे, 2000, 1000, 4000, 5000 का उसे योगदान दे देंगे, कुछ साड़ी वगैरह दे देंगे। कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, गरीब है, उसको काफी कलम किताब बस्ता दे देंगे, झोला दे देंगे। यही सब करके ये अपने संगठनों को चला रहे हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो ये संगठन की जो सामाजिक संगठन के जो बड़े लीडर हैं, जो अध्यक्ष के रूप में है, महामंत्री के रूप में है, उपाध्यक्ष के रूप में है, ये सभी लोग विधायक जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, सांसद जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, किसी पार्टी के बड़े मंत्री के यहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमने फला नाम से सामाजिक संगठन बना रखा है और हमारे साथ जो है हजारों लोग की भीड़ है, रजिस्टर पे कुछ नाम दर्ज रहते हैं, यहाँ तक कि जिले तक की पूरी लिस्ट इनके पास रहती है। हर गांव के एक आदमी का नाम, मोबाइल नंबर, फोटो तक लगा रखा है इन लोगों ने और उस विधायक को दिखा करके कि हम आपका सपोर्ट करना चाहते हैं या आपका सपोर्ट करेंगे या आप क्या बोलते हैं। तो विधायक जी भाई निश्चित है, उन्हें तो चाहिए वोट अपने विधायक बनने के लिए, सांसद साहब को वोट चाहिए अपने सांसद बनने के लिए, प्रधान को भी चाहिए वोट अपने प्रधान बनने के लिए, जिला पंचायत को भी चाहिए वोट अपने जिला पंचायत बनने के लिए। तो ऐसे संगठनों को थोड़ा बहुत भाई आर्थिक मदद कर देते हैं, 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक, और लोग आपस में बांट लेते हैं। मैं समझता हूँ इससे अच्छा बिजनेस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप कर सकते हैं इसको, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। किसी समय मुझसे भी एक आदमी ने कहा साहब आप सामाजिक संगठन बनाइए। हमने कहा उसमें क्या क्या करना होता है, तो उसने बताया भाई देखिए यही सब है, 5 साल में आप एक दुकान खोलेंगे, कितना कमा लेंगे और अपना बिजनेस भी करते रहिए और सामाजिक संगठन भी चलाते रहिए, उसके अध्यक्ष बनिए, 100, 200, 500 लोगों को जोड़िए, अरे 150 लोगों को जोड़िए, सबको बना दीजिए कोई न कोई पदाधिकारी जिला स्तर पर। और जब चुनाव आएगा तो विधायक से मिलिए, सांसद जी से मिलिए, चेयरमैन साहब से मिलिए, जिला पंचायत साहब से मिलिए, आपको देखिए बैठे बैठे 25-30 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख आते रहेंगे। हर चुनाव में लीजिए आप पैसा,
हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे समाज का क्या भला होगा? उसने कहा समाज का भला देखिए होगा नहीं, आपको करना क्या होगा, मुख्य रूप में विधायक जी को बुलाइए, सांसद जी को बुलाइए, पंचायत जी को बुलाइए, किसी अधिकारी को बुलाइए, उनसे कहिए भाई हम देखिए गरीब महिलाओं को जो है कुछ साड़ी देना चाहते हैं, कुछ उनकी शादियां पड़ी हैं उनको योगदान देना चाहते हैं, बोरा चीनी देना चाहते हैं, दाल देना चाहते हैं, मिट्टी तेल देना चाहते हैं, कुछ न कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ जो है योगदान कर दीजिए और हमको सहयोग दे दें। तो बताएंगे 20 लोगों की शादी पड़ी है तो 1,000 रुपया ही सही 20,000 रुपया दे देंगे और वहां से लेंगे वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर आपस में बांट लेंगे बचा हुआ पैसा। ये किसी को खराब करने वाली बात नहीं है, जो मुझसे किसी ने बताया है मैं वही बता रहा हूँ आप सबको। ऐसा कुछ भी मत समझिएगा कि मैं बहुत ज्यादा जानकार हूँ, पेड़ से सीख करके पैदा हूं, ऐसा नहीं है। आप भी अध्ययन करिए ना, उन सामाजिक संगठन आप अध्यक्ष से मिलिए, उनसे बात करिए कि मैं सामाजिक संगठन बनाना चाहता हूँ, इसमें क्या लाभ बनाने से बिना लाभ को कोई आदमी काम नहीं करता। अगर हानि हो किसी काम में तो आप उस काम को करेंगे नहीं करेंगे, जब लाभ होगा तभी करेंगे। नहीं सामाजिक संगठन बनाने से किसका लाभ हुआ है, क्या हो सकता है लाभ, आप बता दीजिए कि लाभ इनको है। न सरकार बना सकते हैं, न विधायक बन सकते हैं, न टिकट खुद दे सकते हैं किसी को, न लोग, मैं तो देख रहा हूँ हर मंच के सामाजिक संगठन के लोग जो है बड़ी बड़ी पार्टियों से हमेशा टिकट लेने की बात करते हैं। कोई उस नेता के पीछे पड़ा है, कोई मंत्री के पीछे पड़ा है, कोई संसद के पीछे पड़ा है, कोई विधायक के पीछे पड़ा है, कोई बड़ी पार्टी के पीछे पड़ा है, कोई अखबार के माध्यम से ला रहा है हमको अगर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी टिकट दे तो प्रजापतियों को टिकट मिलना चाहिए, क्यों टिकट मांग रहे हैं? टिकट देने योग्य जब पटेल समाज बन चुका है, टिकट देने योग्य राजभर समाज बन चुका है, टिकट देने योग्य हरिजन समाज बन चुका है, टिकट देने योग्य यादव समाज बन चुका है, प्रजापति समाज क्यों पीछे है? बहुत झल्लाहट होती है साथियों, ये सब देख करके बहुत झल्लाहट होती है, कितने कमजोर मानसिकता के लोग हमारे समाज में क्यों पैदा हुए। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मुझे बहुत ग्लान होती है ऐसे लोगों से कि समाज को बहका कर टुकड़े में विभाजित कर दे रहे हैं, कोई इधर लेके भाग रहा है समाज, कोई उधर लेके भाग रहा है। अरे एक छोटी सी कुर्सी में आपको दिखा रहा हूं और एक कुर्सी का टांग उधर से एक पहलवान पकड़ ले और एक टांग जो वो वाली है उसको भी एक पहलवान पकड़ ले और इसको भी एक पहलवान पकड़ के सब लोग खींचे कि ये मेरी तरफ आ जाए, मेरी कुर्सी हो जाए, तो बताइए इस कुर्सी की क्या हालत होगी? टूट जाएगी। और अगर ये कितने बड़े बच्चे को आप कहेंगे कि बेटा इस कुर्सी को तुम अपने घर में ले जाओ खींच के, तो ऐसे पकड़ेगा और खींचते हुए अपने घर में वो लेके चला जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही है। उसी तरह से ये पहलवान लोग यानी संगठन बना करके चारों तरफ हर जिले में हर गांव में समाज को कह रहे हैं मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, वो कह रहा है मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। तो आप बताइए ये समाज का जो हिस्सा है हमारा, ये सब किधर किधर भागेंगे भाई? किसको ध्यान दीजिएगा, इसमें मान लीजिए 4 टांग है कुर्सी में, ठीक है, और इस कुर्सी को अगर आप एक छोटे से बच्चे से कहें इसको बेटा उठा ले जाओ अपने घर में, तो ये बच्चा बहुत आसानी से इसको खींच करके अपने घर में ले चला जाएगा। लेकिन अगर इसी कुर्सी को हर जिले के 4 पहलवानों को बुला दीजिए अब कह दीजिए भैया इसको अपने घर में उठा ले जाओ, तो क्या होगी इस कुर्सी की दशा? सारे पहलवान इसका चारों पैर पकड़ के अपने अपने घर में ले जाने की बात सोचेंगे और ताकत का प्रदर्शन कर बैठेंगे। स्वाभिमान जो गरुड़ अंदर बैठा हुआ है समाज हम तुमसे बनी है, ये सोचकर कि इस कुर्सी को खींचने का प्रयास करेंगे, अपने अपने घर में ले जाकर विजेता बनने की बात सोचेंगे और कुर्सी सही सलामत किसी घर में नहीं पहुंचेगी साथियों। कुर्सी टूट जाएगी साथियों, कोई पहलवान अपने घर में सही सलामत इस कुर्सी को नहीं ले जा पाएगा। वही हाल इस सामाजिक संगठन का है कि हमारा प्रजापति समाज मात्र एक कुर्सी के समान है और किसी एक को नेतृत्व में सौंप दिया गया होता, कोई एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होता, तो ये समाज कब का एक राजनीतिक घर में पहुंच चुका होता। लेकिन नहीं, कोई अपने संगठन में कोई और मुद्दा छेड़ रखा है, कोई अपने संगठन में कोई और मुद्दा छेड़ रखा है, कोई संगठन भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई संगठन बसपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई संगठन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई सांसद विधायक को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इनके पास खुद का अपना एक घर जो असली घर होना चाहिए, जिसको यादव ने बनाया, हरिजन ने बनाया, पटेल ने बनाया, मौर्य ने बनाया, राजभर ने बनाया, वो घर इनके पास नहीं है। अगर होता तो ये सामाजिक संगठन जो हम तो समझते हैं आजादी के पहले से बने हुए संगठन है समाज में, 75 वर्ष हो गए बने हो गए, कुछ 14 साल 15 साल 20 साल 25 साल बने हो गए, कुछ अभी पनप रहे हैं, कुछ 3 साल बने हो गए, लेकिन कुछ नहीं, कोई समाज को दिशा नहीं दे पाए। बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते हैं, इतना टाई कोट पहन करके लोग इतनी सफारी गाड़ी से आते हैं, अध्यक्ष लोग पूछिए मत, जैसे लगता है पूरे समाज को ये एकत्रित कर लेंगे। चलिए मैं पूछता हूं, आपने समाज को चलिए एकत्रित कर भी लिया तो हमें बता दीजिएगा आप लेके जाएंगे कहां लेके जाएंगे? आप जिसको सपोर्ट करते हैं आप उसके साथ चले जाएंगे। आपको वहां मंत्री बना दिया जा सकता है, जैसे माननीय गांधी प्रसाद प्रजापति जी को प्रजापति महासभा बनाए जाने पर उन्हें माननीय मुलायम सिंह जी ने मंत्री बना दिया। लेकिन तब का जमाना कुछ और था साथियों, समाज इतना जागरूक नहीं था, समझदार नहीं था। वो गायत्री जी के प्रजापति महासभा में इसलिए जुड़ गया क्योंकि उसे लगा कि चलो प्रजापति की कोई एक संगठन बन रहा है। अगर उस समय प्रजापति लोगों को इस बात का ज्ञान रहता, जरा सा भनक होती कि इस संगठन से कुछ होने वाला नहीं है, तो शायद वो भी संगठन पर नहीं पाता और गायत्री जी मंत्री नहीं बन पाते। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर संगठन अपना विस्तार किया। मैंने अच्छे संगठनों को देखा है धरना प्रदर्शन करके सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए धरना दे रहे हैं, कोई जंतर मंतर पे तो कोई दारू सभा में। ये सब क्या हो रहा है साथियों? कैसे समझाएंगे आप इनको? ये अध्यक्ष की कैसे पदवी ले बैठे हैं
कि अपना आकार अपना स्तर जरा सा नीचे नहीं गिराना चाहते। हर जिले के अध्यक्ष एक दूसरे से टकराव में हैं। क्यों? तब इनके साथ क्या किया जा सकता है? बस इनके साथ यही किया जा सकता है। दोनों लोग से गुजारिश करता हूं मैं, सामाजिक संगठन के अध्यक्षों से, उनके महामंत्रियों से, हर जिले के, कि वो सब अपने इस अहम को त्याग दें और समाज की दयनीय स्थितियों का अध्ययन करें कि समाज को जिस तरह से माननीय कांसीराम साहब ने एक राजनीतिक संगठन बनाकर आज कहां से कहां पहुंचा दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी से सबक लें। उन्होंने यादव समाज को एक राजनीतिक संगठन बनाकर के आज कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन हमारा प्रजापति समाज केवल आज पिछलग्गू नेता बन के रह गया। सभी पार्टी में जितने भी मंत्री बने सब दूसरी जाति के नकेल में रहे। कोई यह नहीं सोचा कि हम भी एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करें। जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने लिए एक झंडा, अपने समाज के लिए झंडा बनाया, साइकिल वाला, हर वाला, उसी तरह से अपने प्रजापति समाज में एक झंडा बना दें। एक राजनीतिक संगठन जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा उन्होंने, उसी तरह से कोई प्रजापति एक राजनीतिक संगठन बना करके उसका नाम रख दिया होगा। जिस तरह से सामाजिक संगठन का नाम रखा है उन लोगों ने, उसी तरह से राजनीतिक संगठन का नाम भी आसानी से रख सकते थे। राजनीतिक पार्टी बनाना बहुत आसान साथी है, बस समाज को जगाना कठिन है। कौन नहीं जानता? एक व्यक्ति बता दे जो इस बात को न जानता हो कि संगठन से विकास होता है। लेकिन किस संगठन से विकास होता है? सवाल यह है। हम भी जानते हैं संगठन से विकास होता है, आप भी जानते हैं संगठन से विकास होता है, लेकिन किस संगठन से विकास होता है? विकास सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संगठन से होता है, दूसरे से नहीं। लेकिन हमारा समाज दूसरे के किराए के मकान में रहने की आदत बना लिया है, दूसरे से मांग के खाने की आदत बना लिया है, देने की आदत नहीं बना पा रहा है, न टिकट देने की क्षमता है। मैं पूछना चाहूंगा, एक मुख्यमंत्री अपने समाज का बने तब ठीक है कि 100 विधायक बने तब ठीक है? चलिए, कुछ लोगों का उत्तर आएगा विधायक बने तब ठीक है। तो मुख्यमंत्री जब दूसरी जाति का रहेगा तो सारे विधायक उसकी नकल में रहेंगे, जो वो कहेगा वही करेंगे। अपने मन से करने जाएंगे तो बस वही राजनीति गली वाला मामला होगा, खाई निकाल के फेंक दिए जाएंगे। तो साथियों, विचार करिए आप लोग। मैं दोनों पक्ष यानी प्रजापति समाज से भी गुजारिश कर रहा हूं और सामाजिक संगठन के अध्यक्ष महोदय से भी गुजारिश कर रहा हूं कि इस तालमेल को बहुत जल्द बैठाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, सामाजिक संगठन के अध्यक्ष महोदय लोग, आप सबसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप सब इन संगठनों को रोक लगाइए, छोड़ दीजिए और एक राजनीतिक संगठन का खुद निर्माण करिए। या फिर जो राजनीतिक संगठन पनप करके आज गांव-गांव पहुंच रहा है, दीवारों पर लिखवा दिया है, चुनाव में टिकट देने की क्षमता प्राप्त कर लिया है, आप लोग उसके साथ आइए। समाज के लोग, मेरे प्रजापति भाइयों, आप लोग ऐसे सामाजिक संगठन के अध्यक्षों से कन्नी काटिए, इन्हें छोड़ दीजिए। ये आपके बगैर ऐसी फसल उगा रहे हैं जो आपके किसी काम की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सामाजिक व्यक्ति में, सामाजिक संगठन में सत्ता में परिवर्तन करने की कोई क्षमता नहीं होती है, न कभी होगी। सामाजिक संगठन के किसी व्यक्ति में राजनीतिक फेरबदल, राजनीतिक उतार चढ़ाव, राजनीतिक हिस्सेदारी करने की क्षमता कभी नहीं होगी। चाहे वो कितना ही बड़ा संगठन बना ले, कितनी ही बड़ी भीड़ जुटा ले, लेकिन उन्हें किसी न किसी नेता के, मंत्री के, विधायक, सांसद के पीछे लगना पड़ेगा। और मैं पीछे चलने की बात सिरे से खारिज कर रहा हूं। इसको समझने का प्रयास करिए। आप सभी प्रजापति भाइयों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, गुजारिश है, आग्रह है, कटिबद्ध प्रार्थना है। केवल थोड़ी सी ताकत आप सबको लगाने की जरूरत है। सामाजिक संगठन के अध्यक्ष महोदय लोग न आए, लेकिन अगर आप लोग खड़े हो गए तो इनको तो छत मार के यही जाना है। और आएंगे, आज नहीं तो कल। जब यादव समाज में कोई सामाजिक संगठन नहीं है, हरिजन समाज में सामाजिक संगठन नहीं है, अरे प्रजापति लोग सामाजिक संगठन क्यों बना रहे हैं? आप सभी लोगों से पुनश्च करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सामाजिक संगठन के लीडरों का त्याग करिए, इन्हें छोड़िए, इनसे कटिए, तभी इनकी ताकत कमजोर होगी। जब ये अकेले पर जाएंगे तभी आएंगे अपनी ताकत लेकर के आपको मजबूत करने, नहीं तो ये आपको इसी कुर्सी की तरह बिखेर करके तोड़ देंगे, रख देंगे, बर्बाद कर देंगे। और सामाजिक संगठन के महोदय, अध्यक्ष महोदय लोग, आप सबसे भी विनती करते हैं, ऐसा खेल खेलना बंद कर दीजिए और आइए अपने एक राजनीतिक पार्टी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। यहां भी पद लेंगे, आप पद लेकर के काम करें और पार्टी की नीतियों पर चलते हुए एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करें, सामाजिक संगठन को बंद करें। किस तरह से हरिजन समाज अपने बहुजन समाज पार्टी को बड़ा कर लिया और 4 बार राजनीतिक हिस्सेदारी भी कर लिया, सामाजिक सम्मान भी प्राप्त कर लिया, नौकरियों में, ठेकेदारियों में, तमाम चीजों में अपनी पकड़ बना ली, पहुंच बना ली। लेकिन अभी तक हमारा प्रजापति समाज पीछे क्यों रह गया, इस पर चर्चा करेंगे। यह है, देखिए, राजनीति की गली। बड़ा नेता हमेशा इसमें आगे आगे चलता है। क्यों? क्योंकि इस राजनीतिक गली में पूरी तरह से अंधेरा होता है, यानी कि दिखाई जो देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। ध्यान से सुन लीजिए साथियों, राजनीति की गली में अंधेरा होता है जो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है राजनीति में। इसलिए अंधेरा इसको कहा गया कि अंधेरे की, एकदम अंधेरे की गली है। तो जो इसमें जाएगा, प्रवेश करेगा, उसके हाथ में होगी एक टार्च। टार्च जब तक नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। टार्च का आशय यह है कि जिसके हाथ में नेतृत्व होगा, यानी लगाम होगी, इस राजनीति गली की चाबी होगी, वही इसमें प्रवेश कर पाएगा। और इसके चारों तरफ खाई होती है, खाई, यानी जरा सा कोई गलती कर दे तो बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। बहुत से लोगों का आपने निष्कासन देखा होगा पार्टियों से। कई लोगों की राजनीतिक छवि खराब हो गई, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। इस गली में पूरी तरह से बरसात भी होती है। बरसात का अर्थ क्या है कि या तो माला फूल बरसेगा, या तो पैसा बरसेगा, या तो गोली बरसेगी। यही राजनीति में होता है। पूरा पूरा सम्मान बरसेगा, सम्मान, पावर, पैसा सब बरसेगा। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसकी चाबी
इस नेतृत्वकर्ता के हाथ में ना हो। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की जो लगाम है हर विभाग की इनके हाथ में रहती है। अब देखिए कि इस राजनीतिक गली में इस बड़े नेता के बारे में, यानी जो मुखिया होता है पार्टी का मुखिया, वो हमेशा आगे आगे चलता है। अपनी पार्टी का मुखिया आगे आगे चलता है। अब तक जो मुखिया उत्तर प्रदेश की कुर्सी बैठे, मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा कि किसी समय में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती थी। नारायण दत्त तिवारी से लेकर के और भी नेता कांग्रेस के हुए जो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री बने राजनाथ सिंह जी जैसे लोग। उसके बाद यादव समाज की सरकार बनी तो माननीय मुलायम सिंह जी अग्रिम भूमिका में रहे। उसके बाद बहन जी आई, वो भी अग्रिम भूमिका में रही। अखिलेश जी भी आए, वो भी अग्रिम भूमिका में। आज योगी जी देखिए अग्रिम भूमिका में है। अब चूंकि ये मुखिया हैं तो ये तो आगे आगे चलेंगे। कोई कितना ही प्रयास कर जाए कि इनको पीछे कर दिया जाए, वो नहीं कर पाएगा। अब इनके साथ चाहे जिस समाज का व्यक्ति ये पीछे वाला जुड़े, वो तो चलेगा पीछे पीछे ना, आगे आगे चलने की कोई संभावना नहीं है। बगल में चल सकता है कोई, लेकिन इनका जो समकक्षी नेता होगा वो इनके बगल में चल सकता है। लेकिन जो अन्य जातियां जिनकी संख्या कम मानी जाती है, जिनकी राजनीतिक पार्टी नहीं है, जिनके मुखिया नहीं है, और उस समाज का कोई व्यक्ति अगर राजनीति करने पहुंचेगा, जैसे प्रजापति पहुंचे हैं, तो वो भी पीछे पीछे चलेंगे। अब इनके जो माननीय मुलायम सिंह है या बहन जी हैं, हरिजन समाज के बड़े नेता कुछ तो आगे आगे चलेंगे, उसके बाद से प्रजापति का नंबर आएगा तो वो पीछे पीछे चले। अगर ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं भारतीय समाज पार्टी के बड़े नेता, तो वो भी आगे आगे चलेंगे। उनके समकक्षी नेता उनके बगल में चल सकते हैं, उनके समाज के नेता जस्ट उनके पीछे चल सकते हैं, लेकिन जो प्रजापति नेता है वो हमेशा पीछे पीछे चलेगा। अब ये और बात है कि ओम प्रकाश राजभर जी एक अलग से मंच बना दें, कोई हिस्सेदारी भागीदारी आंदोलन मंच वगैरह बना दें और इसके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें अपने समाज के प्रजापति को, तो क्या प्रजापति का विकास होने की संभावना दिख रही है? कतई नहीं, कभी नहीं होगी। माननीय मुलायम सिंह ने गायत्री का चेहरा लगाया बिना किसी मंच के, गायत्री जी का, वो भी नहीं चल पाए, वो भी समाज को नहीं ले पाए। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर गायत्री जी के साथ पूरा प्रजापति समाज अगर यहाँ जुड़ जाए तो गायत्री जी लेकर के जाएंगे कहां? इनकी खुद की राजनीतिक पार्टी है नहीं, तो ये ले जाएंगे समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी के पीछे। अब रही बात की भागीदारी हिस्सेदारी आंदोलन मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेमचंद्र जी, क्या उनके पीछे पूरा प्रजापति समाज एकजुट हो जाए तो क्या ये कहां लेके जाएंगे? ये लेके जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे। तो पीछे चलने से क्या होगा साथियों? कोई विकास होगा? कतई नहीं। जब हर समाज के शीर्ष नेतृत्व हैं तो आपके प्रजापति समाज का भी कोई शीर्ष नेतृत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगर आप सोचते हैं कि ये प्रेमचंद्र जी निकल करके आएंगे सिर्फ नेतृत्व करेंगे, गायत्री जी निकल करके आएंगे सिर्फ नेतृत्व करेंगे, योगी जी के साथ लगने वाले ब्रजेश जी आएंगे सिर्फ नेतृत्व करेंगे, कतई नहीं। ये जिस दिन ऐसी बात सोचेंगे वहां बगावत मानी जाएगी। अब बगावत का अंजाम आपको पता है ना, खाई। और जब खाई में चले जाएंगे तो ये ना उधर के होंगे ना इधर के होंगे। और बहुत से लोग हैं प्रजापति समाज में जो पार्टी बनाने की बात सोच रहे हैं, कई लोग बनाने जा रहे हैं। तो समाज को बिखेरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिफारिश नहीं कर रहा हूं कि आप सबसे दल में ही आइए, जहां मर्जी गए वहां जाइए, लेकिन आपको एक को चुनना होगा। जिसको भी चुनिए उसके पीछे पूरा तन मन धन लगाइए, तभी जाकर के कुछ कल्याण होगा। तो साथियों मैं बताना चाह रहा था कि इस राजनीतिक गली में जो मुखिया है पार्टी का वो आगे आगे चलेगा, जो मुख्यमंत्री है मुखिया है जिसकी सरकार है वो तो आगे आगे चलेगा। पीछे ये प्रजापति पिछलग्गू नेता जो है जिंदाबाद करने के लिए चलेंगे। अब यहीं जैसे पहुंचेंगे यहाँ पर एक मोड़ आ जाएगा, कुछ रास्ते इधर जाएंगे, एक रास्ता उधर जाएगा, ऊपर की तरफ एक रास्ता आएगा नीचे की तरफ। अब देखिए माननीय मुलायम सिंह यादव का समाज यहाँ बैठा है यादव, ओम प्रकाश जी का समाज बैठा है यहाँ राजभर, और बहन जी का समाज बैठा है यहाँ हरिजन। तो मुलायम सिंह यादव जब इस मोड़ पर पहुंचेंगे तो किधर जाएंगे? सीधी सी बात है, ऊपर जाएंगे। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव को राजा बनाने में 90% की भूमिका यादव समाज ने निभाई है, प्रजापति समाज ने नहीं। इसको मुलायम सिंह भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो जो राजा बनाएगा देखभाल उसकी करने जाएंगे कि जहां प्रजापति लोग बैठे हैं वहां आएंगे? यहाँ कतई नहीं आएंगे। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार हो उत्तर प्रदेश में और प्रजापति में यादव में मार हो जाए, लाठी चल जाए, सर फट जाए, तो आप बताइए एफआईआर किसका दर्ज होगा? खुद समझ लीजिए। थाने का दरोगा किसकी पैरवी करेगा? थाने का दरोगा एक मामूली सा यादव अगर चला जाएगा तो भी उसकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस यादव के पीछे कोई न कोई नेता, कोई न कोई मंत्री, कोई न कोई सांसद विधायक जरूर है, तभी आया है अकेले। और आपके पीछे कौन है? आप झुंड कर झुंड जाइए, कोई मतलब नहीं आपका। क्यों? क्योंकि आपके पीछे न कोई नेता है, न कोई मंत्री है, न कोई सांसद है, न कोई विधायक है। जो मंत्री हैं भी अपने समाज के, तो वहां के मुखिया के बिना आदेश के आपकी पैरवी नहीं कर सकते। इसको समझिए। हो सकता है आपने उन्हें कुछ दान दक्षिणा दिया हो, कुछ सहयोग दिया हो, उनके साथ जिंदाबाद किया, हो सकता है आपकी पैरवी हो जाए, मैं नहीं कहता। लेकिन जो अन्य समाज के गरीब हैं, दिन दुखी हैं, जिनके ऊपर आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, जुर्म होते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो साथियों बहन जी होंगी तो वो भी जाएंगी, क्योंकि हरिजन समाज यहाँ बैठा है। और तो जो पीछे प्रजापति नेता है ओम प्रकाश राजभर जी भी राजभर समाज पर बैठा, छुट्टी उधर जाएंगे। तो प्रेमचंद्र जी बैठे जो पीछे पीछे चल रहे हैं, जो गायत्री जी चल रहे हैं, जो ब्रजेश जी चल रहे हैं, योगी जी जाएंगे उधर, क्योंकि किसान समाज वहां बैठा है। प्रजापति इधर क्यों आएंगे? ये छोटी सी जात जिसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज, इसके पीछे क्यों आएंगे? इसका न कोई मुखिया, न कोई ऐसा इसके मंत्री विधायक हैं जो दूसरे की नकल में हैं, वो सब क्या इसके बारे में समझेंगे? केवल अपना अपना फाउंडेशन बना करके यहाँ जिंदाबाद करने के लिए, समाज में दिखाने के लिए, सीना चौड़ा करने के लिए, वसूल बनाने के लिए क्यों यहाँ लगे हुए हैं? मैंने कहा कि अगर पूरा का पूरा प्रजापति समाज अगर प्रेमचंद जी के पीछे हो जाए तो लेके जाएंगे कहां? सीधी सी बात है, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ ले जाएंगे, भर समाज को मजबूत करेंगे। गायत्री जी के साथ अगर पूरा प्रजापति समाज लग जाए तो ये जाकर के यादव समाज को मजबूत करेंगे, आपको मजबूत नहीं करेंगे। समझिए इसको।
अब ये प्रजापति जितने भी लगे हैं, तो जब यहाँ मोड़ पर पहुंचेंगे तो बताइए मुलायम सिंह तो उधर जा रहे हैं, प्रजापति किधर जाएंगे? उधर ही जाएंगे। इधर आएंगे तो बस वही होगा, निकाल के खाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों से सुना है साथियों, कई नेता अपने समाज के माननीय मुलायम सिंह जी के समक्ष इस बात को कहे, बहन जी के समक्ष इस बात को कहे, योगी जी के सामने इस बात को कहे, अपने प्रजापति समाज को कुछ हिस्सेदारी दे दिया जाए जो आरक्षण में है। लेकिन उन लोगों ने कहा अपनी हद में रहिए, आपको जो मिल रहा है खाइए पीजिए, लेकिन समाज की बात मत करिए। अपने आपको कम दिया है हमने, अभी वो भी छीन लूंगा, पद भी छीन लूंगा, और जो महत्व है आपको भी खत्म हो जाएगा। इसलिए डर के मारे अपने नेता वहां बोल नहीं पाते। और आप अगर एकजुट हुए, एक सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी में अगर आपने अपनी संख्या दिखाना शुरू कर दी, एक झंडा के नीचे अगर आपने इकट्ठा भीड़ दिखा दी, तो आप बताइए ये जो नेता लोग हैं जो पीछे चल रहे हैं, बताइए ये कमजोर होंगे कि नहीं? और जब कमजोर होंगे वहां, तो आप बताइए कि अपनी ताकत जो वहां लगा रहे हैं, किसी दिन अगर अपनी ताकत लगाने आ जाए, बताइए इस पार्टी का क्या होगा, आपके सर्वश्रेष्ठ दल का। तो सर्वश्रेष्ठ दल को मजबूत बनाने के लिए साथियों हर संभव प्रयास करिए। आप छिपे तौर पे काम करिए, न खुल करके कर सकते हैं, छिपे तौर पे करिए, लेकिन टांग मत खींचिए। केवल आपको इतना समझाना है, लोगों को बताना है, वीडियो भेजिए, सबको शेयर करिए, लाइक करवाइए, कमेंट्स करवाइए, जो न समझ में आए उनको दोबारा दिखाइए, दोबारा समझाइए। आप समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं साथियों, इसको समझिए, इसको शेयर कीजिए। और देखिए कि कोई भी बड़ा नेता आपके समाज की भला नहीं करेगा, वो जब भी करेगा अपने समाज की भला करेगा। ये सिद्धांतिक बात मैं कह रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ दल, इसको समझिए, इसको सींचिए, इसको बड़ा करिए। आपका उत्थान, आपका विकास सिर्फ सर्वश्रेष्ठ दल से होगा, किसी भाजपा से, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से या किसी अन्य से नहीं होने वाला है। जितने भी नेता हैं सबको पटकिए, अपने दरवाजे से भगाइए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। प्रजापति है तो भी, क्योंकि वो लगा है दूसरे के पीछे, अपनी ताकत दूसरे के पीछे लगा रहा है, आपका वोट खींच करके भगा करके आपको ले जा रहा है, दूसरे दिला रहा है। इसको समझने का प्रयास करिए साथियों। बिरादरी मत जाइए, उस बिरादर को चुनिए जो आपको, आपके समाज को बढ़ाने की बात करता है, जो आपके समाज को छिन्न भिन्न बिखेरने की बात करता है, उसको काट दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको भगा दीजिए, उसको तिरस्कार करिए, तब जाकर के आपका विकास होगा। हरिजन समाज ने यही किया, यादव समाज ने यही किया, आपको भी वही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किस तरह से प्रत्येक समाज ने अपने अपने विकास के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है हरिजन समाज। हरिजन समाज बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं हुआ था तो किस पार्टी में अपना वोट देती थी? उस समय क्योंकि बसपा बनी नहीं थी तो हरिजन समाज अपना वोट दे रहा था कांग्रेस में। क्यों दे रहा था? कांग्रेस की जो नेतृत्व थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और यहाँ पर हरिजन समाज का एक नेता जिनका नाम था बाबू जगजीवन राम, तो बाबू जगजीवन राम जी के चेहरे को देख करके हरिजन समाज पूरी की पूरी तरह से वोट कांग्रेस में दिया करता था। माननीय कांसीराम साहब ने देखा कि हमारा हरिजन समाज पूरी तरह से कांग्रेस में वोट देता है, फिर भी समाज में जो सम्मान है, जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, वो हमारे हरिजन समाज को नहीं मिल पा रही है। सामाजिक सम्मान का मतलब है कि हरिजन समाज को उस समय कुत्ते से भी बदतर माना जाता था। वह कुत्ता जो हड्डी चाटता है, सड़ा मांस खाता है, मैला खाता है, वह भी अगर इन सब चीजों को चट करके अगर आता था, तो जो हम प्रजापति यानी कि पिछड़ी जाति के जो बर्तन कुएं के पास साफ करने के लिए रखे रहे होते हैं, उसका जूठा कुत्ता चाट लेता था। तो हम सबके घर की माँ बहनें उस बर्तन को साफ करके हम सबको खाना परोस देती थी, हम सब चाव से खाते थे। लेकिन इस जाति का व्यक्ति क्या बर्तन को छू देता था तो क्या हम सब उसमें खाना खाते थे? नहीं खाते थे। उस बर्तन को हमेशा के लिए या तो बाहर कर दिया जाता था या उसके लिए ही रख दिया जाता था कि जब भी इस समाज का व्यक्ति कोई आएगा तो उसी बर्तन में उसको खाना परोस दिया जाएगा। तो हुई कि नहीं यह जाति कुत्ते से बदतर? इसे इंसान नहीं समझा जाता था। किसी मंदिर मस्जिद पे चढ़ने का अधिकार नहीं था इस समाज को, सलाम बंदगी करने का अधिकार नहीं था। कोई भी व्यक्ति दूसरी जाति का इस समाज से कोई राय मशवरा नहीं लेता था। और भी पुराने समय में जाएंगे तो पीछे झाड़ू बांध करके चलना पड़ता था इस समाज को, ताकि अपने पैरों के जो निशान हैं वो मिटाते रहे, मिटाते चले। थूकने के लिए गले में हांडी बांध करके चलते थे। किसी की परछाई भी अगर पड़ जाती थी इस समाज की तो उसे स्नान करना पड़ता था, शुद्ध होना पड़ता था। इतनी बाध्यता इस समाज के प्रति लोगों ने हम सबके दिमाग में भर दी थी। तो कांसीराम साहब ने देखा कि हमारा समाज जब से आजादी मिली है, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तब से लगातार हमारा जहां तक अनुमान है 1980 के दशक तक हरिजन समाज सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया, केवल बाबू जगजीवन राम जी के नाते। फिर भी उसे सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था। तो बाबू जगजीवन राम जी का चेहरा देख करके हरिजन समाज सीधे सीधे कांग्रेस में वोट करता था। जब कांग्रेस को वोट करता था हरिजन समाज, तो माननीय कांसीराम साहब ने बसपा क्यों बनाई? सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्होंने बसपा क्यों बनाई। उन्होंने बसपा का निर्माण इसलिए किया ताकि हमारे समाज को सामाजिक सम्मान मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। अब समस्याओं का सामना माननीय कांसीराम साहब ने बसपा बनाने में की। जहां भी जाते थे कैडर पढ़ाने, समाज को समझाने। कांग्रेस जो समर समाज के लोग यहाँ पर राजनीति करते थे, जो गांव में बसते थे समर समाज के लोग, माननीय कांसीराम साहब को अपने समाज को समझाने नहीं देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि हरिजन समाज अपनी अलग से एक राजनीतिक पार्टी बनाए। फिर भी माननीय कांसीराम साहब ने पूरी शिद्दत के साथ समाज में जुटे रहे, लगे रहे, समझाते रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पशु बांधे जाते थे, जहां गोबर की बदबू उठती थी, पेशाब की महक आती थी, गंध आती थी, ऐसी जगहों पर बैठा करके माननीय कांसीराम साहब ने अपने हरिजन समाज को बसपा के लिए बताया कि तुम सब एक हो जाओ। जब तुम सब एक हो जाओगे तो तुम्हारा एक वजूद होगा, तुम्हारा एक सामाजिक सम्मान होगा। तो हरिजन समाज के बात दिमाग में बैठी। अब सवाल यह उठता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी जब बन गई तो सभी हरिजन बसपा को वोट देने लगे? नहीं साथियों, बसपा जब पहली बार चुनाव लड़ी तो 9.5% यानी कि 10% मात्र वोट पड़ा था। तो आपको बताना चाहूंगा जो यहां 90% लोग बचे थे वो कांग्रेस के नेताओं के यहां गए काम कराने। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा तुम तो वोट बसपा में दिए हो,
तो उसने कहा नहीं साहब, हम तो वोट कांग्रेस में ही दिए, हमारे गांव के निरहु भुरहु कतवारू जाकर के बसपा में वोट दिए हैं, साहब मेरा काम कर दीजिए, हमने आपको वोट दिया है। तो उसने कहा देखो तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने कहा नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो कांग्रेस में वोट दिए हैं, हमारे गांव के निरहु भुरहु कतवारू जाकर के वोट बसपा में दिए हैं, जिसकी वजह से वहां इतना वोट पड़ा है। अब विश्वास जताया कांग्रेसी नेताओं ने हरिजन समाज के ऊपर। फिर चुनाव आया, जब यहां काम नहीं हुआ तो हरिजन समाज और भी भागा, दूसरी बार चुनाव लड़ी तो 60% यहां पर वोट पड़ गया। जब 60% वोट पड़ा तो 40% जो बचे थे वो गए कांग्रेस के नेताओं के यहां काम कराने। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कभी हरामखोर, वोट देते हो बसपा में और काम कराने कांग्रेस में चले जाते हो, रखो अपना कागज। कई बार दौड़ाया लोगों ने और काम नहीं किया हरिजन समाज का। तो हरिजन समाज भी लगा विचार करने कि यार मैं वोट देता हूं इसको, फिर भी ये विश्वास नहीं करता, तो क्यों ना हम अपनी ही पार्टी में चलें। तो आपको याद होगा तीसरी बार जब बसपा चुनाव लड़ी तो 100 की 100% हरिजन समाज यहां वोट कर गया, एक दो अपवाद को छोड़ करके 100% वोट बसपा में पड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा साथियों कि आज प्रजापति समाज का वोट किस पार्टी में है? बसपा में भी है, सपा में भी है, भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी है। इन चारों पार्टियों में प्रजापति समाज का वोट फैला हुआ है, बटा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए हम 100 भाई 100% ये प्रजापति भाई हैं, समाज है, अब ये 25% जो है वोट यहां पर दे दीजिए बसपा को, 25% सपा को भी दे दिए, भाजपा को दे दिए और 25% कांग्रेस को भी दे दिए, तो वोट जो पड़ा वो तो 100% पड़ा। लेकिन गिनती कितने की हुई साथियों? 0 की। 25 से 25 जब गिनती कर गया, 25 से 25 गिनती कर गया, ये दोनों मिला 50 से 50 करके एकदम पूरा 0% हो गया। इसीलिए जितने भी सवर्ण जातियां हैं और जो प्रजापति के अलावा पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, ये सब के सब यही मानती हैं कि प्रजापतियों की संख्या बिल्कुल है नहीं। अब बसपा में वोट क्यों देता है प्रजापति? आपको भी पता होगा, किसी समय में यहां पर लोकेश प्रजापति जी बड़े नेता थे, उनका चेहरा देख करके प्रजापति समाज वोट देता था। समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा गायत्री प्रजापति जी रहे, बहुत बड़े नेता मंत्री रहे, उनको देख करके प्रजापति समाज सपा को वोट दिया। आज भाजपा की सरकार है, भाजपा में ब्रजेश जी हैं, भिखारी प्रजापति जी हैं, सत्येंद्र प्रजापति जी हैं, सतबीर प्रजापति जी हैं, न जाने कितने नाम हैं, आप जानते होंगे। सबको देख करके भाजपा में भी प्रजापति समाज वोट देता है और कांग्रेस ने भी इसी तरह से वोट दिया होगा। हम कांग्रेस के नेताओं के नाम नहीं जानते, लेकिन सरकार जिसकी बनने की संभावना होती है, समाज उधर अपना चल पड़ता है। तो इस तरह से हमारे समाज का वोट जो है तमाम पार्टियों में बटा हुआ है, कुछ अन्य में भी देते हैं। अब साथियों सवाल ये उठता है कि हम अपने समाज को सामाजिक सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी किस तरह से दिला सकते हैं। तो हमें नकल करनी होगी मनोहर कांसीराम साहब के द्वारा जिस तरह से उन्होंने बसपा बनाई और जिस तरह से हरिजन समाज ने बसपा को वोट किया, उसी तरह से हम लोग को भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत है या नहीं? तो हम लोगों को भी एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहिए। तो यहां एक राजनीतिक पार्टी आपकी बनी है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ दल। सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी, ठीक। अब आप बताइए कि जब सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी बसपा की तरफ पहली बार जब चुनाव लड़ेगी तो कितने प्रजापति भाग करके सर्वश्रेष्ठ दल में आएंगे? वहां तो पहली बार में हरिजन समाज 9.5% के लगभग आया था, 10% के लगभग आया था। तो मैं समझता हूं कि कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जो इस बात को तो मानेंगे ही नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। हो सकता है भाई नौकरी में, बड़े बिजनेस में उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा हो, कोई परेशानी समस्या न हो, लेकिन बाकी जो समाज है जो नौकरियों के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहा है, अच्छे खासे रैंक पे आने के बावजूद भी उन्हें नौकरियों में जो प्राथमिक स्थान जिले पर है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में एक न एक दिन जरूर आवश्यकता पड़ेगी कि अपनी एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए थी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ दल की स्थापना की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पहली बार में प्रजापति समाज सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी में आएगा? हमारे समाज के 80% लोगों का यही उत्तर होगा कि नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? वो 80% लोग कौन है? वो 80% लोग समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में पिछलग्गू नेताओं, जो प्रजापति समाज के नेता यहां लगे हैं, जैसे गायत्री जी हैं, ब्रजेश जी हैं, लोकेश जी हैं, दयाराम जी हैं, तमाम लोग हैं, इन लोगों के पिछलग्गू के समर्थक लोग हैं। उनका उत्तर आपको यही मिलेगा कि नहीं, कोई नहीं आएगा, जबकि आवश्यकता इन्हें भी है। वहां जाकर के अपनी ताकत लगा रहे हैं, दूसरे की जिंदाबाद कर रहे हैं, टाटपट्टी बिछा रहे हैं, माला फूल पहन करके गदगद हो रहे हैं, समाज में अपना सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं हम समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जान पहचान में हूं, अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हूं, बहन जी के बहुत करीबी हूं, मोदी जी के, योगी जी के बहुत करीबी हूं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हूं। ऐसा दिखाने के लिए ये लोग इन पार्टियों के गुण गा रहे हैं, जबकि इनकी खुद की पार्टी नहीं है, न खुद का झंडा है, न खुद का कोई राजनीतिक दल है। अरे हरिजन समाज ने बनाया अपना बहुजन समाज पार्टी, तो आपको भी बनानी चाहिए सबसे दल। कोई राजनीतिक पार्टी बनानी नहीं चाहिए थी? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई समाजवादी पार्टी, तो आपको भी तो कोई पार्टी बनानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। आज एक व्यक्ति ने प्रयास किया है बनाने का, वो सर्वश्रेष्ठ दल की स्थापना करके तमाम जिलों में जाकर के गांव-गांव के लोगों को इकट्ठा करके सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी के विषय में बता रहे हैं कि क्या सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी निर्माण हो गया है, तो क्या सभी प्रजापति लोग पहली बार वोट करेंगे? फिर बता रहा हूं 80% लोगों का उत्तर होगा नहीं करेंगे, लेकिन 20% का उत्तर यही आएगा कि जरूर करेंगे। जिन लोगों ने इस पार्टी को अपने सहयोग से 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए देकर के, 2000 रुपए देकर के सींचा है, कुछ लोग तो 2.5 लाख रुपए दिए हैं, 25,000, 20,000 दिए हैं। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी को बनाने में अपना योगदान दिया है, तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, वो लोग तो चाहेंगे सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी बने, क्योंकि ये उनकी अपनी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने इसको सींचा है। जो लोग अभी नहीं सींचे हैं
वो लोग अभी इस पार्टी के विषय में कोई अपना ध्यान ही नहीं लगा रहे हैं, जबकि लगाना चाहिए। तो सबसे दल पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं कहता हूं साथियों कि अगर हरिजन समाज को 10% दिया था, अगर यहाँ 5% लोग भी अगर वोट कर देंगे तो जो 95% बचेंगे ना, वो जितनी बार सरकार यहाँ बदलेंगे उतनी बार के लोगों को बदनाम करेंगे कि आपकी तो पार्टी सरसेट दल है, आपने वोट दिया होगा सरसेट दल को। तो वहीं से गणित हल होना शुरू हो जाएगी। इन 95% लोगों का काम यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो रुकेगा। तो दूसरी बार चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी बार सरसेट दल पार्टी जो चुनाव लड़ेगी तो साथियों उम्मीद कीजिए कि 25-30%, 50% तक वोट पड़ने की संभावना है। अगर ये जिस दिन 25% भी वोट पड़ गया सरसेट दल पार्टी को, आप प्रजापति समाज के लोगों का, तो यहाँ के जो पिछलग्गू नेता है प्रजापति समाज, वो हिलने लगेंगे। वो इसलिए हिलने लगेंगे कि बाप रे बाप, यहाँ तो हमारा जो बेस है, जो हमारी आधारशिला है, जिनको हम आधार मानकर के यहाँ राजनीति कर रहे थे, वो तो टूट के बिखर के वहां जा रहे हैं। तो निश्चित है वहां और लोगों का भी काम नहीं होगा। वहां तो सिर्फ कांग्रेस बदनाम कर रही थी हरिजन समाज को, यहाँ तो कई हैं अभी और भी पार्टियां उभर करके, जैसे भारतीय समाज पार्टी आ रही है उभर के, प्रकाश राजभर जी की, वो भी आपको बदनाम करेगी कि आपके तो वोट जो है तुम तोड़ दिए थे सरसेट दल में, चले आए हो यहाँ काम कराने। गायत्री जी कहेंगे तुम तोड़ दिए हो सरसेट दल में, चले आए हो यहाँ काम कराने। काम नहीं होगा साथियों। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितनी जल्दी सरसेट दल पार्टी को अपनी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्वीकार करते हैं। और जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, चाहे प्रोफेशनल लोग हों, चाहे यहाँ पिछलग्गू नेता लोग हों, सबके सबकी वहां पे इज्जत, थोड़ा मान सम्मान कम होने लगेगा। जब कम होगा तो अपनी पूरी ताकत लेकर के आएंगे, आपके सरसेट दल को बड़ा बनाएंगे, सबसे बड़ा। जानते हैं कैसे? हरिजन समाज भी एक ऐसा समाज रहा जो अपनी टाइटल से जो है, जाति जो है, कभी राम लिखती थी, कोई रैदास लिखता था, कोई भारतीय लिखता था, कोई गौतम लिखता था, तमाम लोग लिखते थे, तमाम टाइटल्स थे उनकी। लेकिन कांसीराम साहब ने जय भीम के नाम से एक कर लिया। उसी तरह से जिस दिन गोला, चक्रवर्ती और भी तमाम जातियां हैं हमारे में लिखती हैं टाइटल, अगर वो सब सब अपने सरसेट दल पार्टी को अगर अपनी पार्टी मान लें तो निश्चित है देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा एक कारवा खड़ा हो जाएगा। अगर साथियों आपकी बात, आपके दिमाग में हमारी बात बैठ रही है, तब तो यह मिशन हमारा समझाना सफल हुआ, अन्यथा इसको मत लीजिएगा, क्योंकि बनाना आपका काम है। आपका लीडर्स अकेले चलेगा, लेकिन पीछे से जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। और इस मजबूरी का आप लोग फायदा न उठाइए, अपने लीडर्स का साथ दीजिए ताकि सरसेट दल पार्टी उभर करके सामने आए और प्रजापति समाज की जो सामाजिक सम्मान खोया हुआ है, जो राजनीतिक हिस्सेदारी से अब तक वंचित रहा है ये समाज, इतिहास के पन्नों से धीरे धीरे गायब हो रहा है ये समाज, इसको अगर आपने उभार दिया तो ये सारी चीजें आपको वापस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सरसेट दल पार्टी के लीडर्स आप सबकी काबिलियत पे कभी सवाल होने की बात कर रहे हैं, ये आप सबको मान सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। बस सींचना शुरू कर दीजिए, जितना सींचेंगे, जितना बड़ा करेंगे, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके आने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं और जरूरी नहीं कि आपके बेटे को भी नौकरी मिल जाए। अगर मिल गई तो समझ लीजिए अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो राजनीतिक निर्माण जरूरी है साथियों। सबसे नंबर 1 पर अगर राजनीतिक कार्य को आपने अगर प्राथमिकता दी, शिक्षा को दूसरे नंबर पर अगर आपने रखा, तो जिस दिन सरसेट दल पार्टी का निर्माण होगा तो बस वही जानिए कि नौकरियों में भी, ठेकेदारियों में भी तमाम हिस्सेदारियां सरसेट दल पार्टी के माध्यम से प्रजापति समाज को मिलने लगेगा। ये 100% सही है। आप देख लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा दोनों फिगर्स का। इससे ज्यादा बताने लायक कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। जय